आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। तो मुझे लगता है कि कानून की आवश्यकता अब इस देश को नहीं है। आप किस उम्मीद से दूसरे मुजरिमों से कहेंगे कि आप कानून का पालन करें? जॉर्ज जी, आप दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होने के नाते जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि बात पूरे देश की ही है कि इतना बड़ा अपराध होता है, गैंगस्टर पकड़ा जाता है, वो सरेंडर भी करता है, पकड़ा नहीं जाता वो सरेंडर करता है, यानी कि आत्मसमर्पण वो पुलिस के सामने करता है महाकाल मंदिर उज्जैन में। उसके बाद जो घटनाक्रम घटता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा घटनाक्रम है जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये होगा, क्योंकि आप कानून पे अच्छी पकड़ रखते हैं, तो जिस तरीके से विकास दुबे का जो घर था, गांव था, वहाँ पर एनकाउंटर किया जाता है, एनकाउंटर में मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हो जाते हैं। उसके अगले दिन वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाती है मकान को गिराने की और जो निजी प्रॉपर्टी थी उसको तोड़ने की। कितना सही मानते हैं कि कानूनी है या गैर कानूनी तरीके से इस चीज़ को आजमाया गया सरकार द्वारा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, ये एक बड़ी अच्छी रची रचाई इसे आप कह सकते हैं कहानी है, क्योंकि इसे इनकाउंटर मैं नहीं मान सकता, इसे इनकाउंटर कहना भी गलत है। ठीक है, आपने एक अपराधी को मारा, ये अच्छी बात है, अपराध को ख़त्म करने के लिए अपराधी को ख़त्म करना पड़ेगा, पर आप बिगर कानून के प्रोसेस के, बिगर कानून प्रक्रिया के अगर इस तरीके से अपराधियों को मारने लगे तो मुझे लगता है कि कानून की आवश्यकता अब इस देश को नहीं है। एक साइड आप कहते हैं कि देश के कानून को मानिए, देश के कानून की इज्जत कीजिए, देश के कानून पर चलिए, और दूसरी साइड आप खुद सरकारें आज कानून का उल्लंघन कर रही हैं, पुलिस वाले कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप किस उम्मीद से दूसरे मुजरिमों से कहेंगे कि आप कानून का पालन करें? आपने जिस प्रकार से इसमें पूरी एपिसोड मैंने देखा, जैसे वहाँ के गृह मंत्री जी जो थे पुरुषोत्तम जी, उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैद थी, जिसने विकास भागा था, हमें इंटेलिजेंस से रिपोर्ट थी कि MP में आएगा। 700 से लेकर 800 किलोमीटर तक वो आदमी सफर करके उज्जैन पहुंच गया, और झांसी से लेकर के उज्जैन तक अगर आप सफर देखो 400 किलोमीटर का है। 400 किलोमीटर में क्या कोई चौकी नहीं आई होगी? क्या कोई टोल नहीं आएगा? क्या पुलिस ने देखा नहीं होगा? कहां मुस्तैद थी पुलिस? वो आदमी जाकर के खुद कहता है, वो चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, और आप कह रहे हैं कि आपके पुलिस ने पकड़ा। मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं उस गार्ड को जिसने शोर मचाया कि विकास दुबे है, या जिसने पकड़ा जिसको उसने ही कहा। तो मैं तो आपकी पुलिस से ज्यादा वैल्यूबल उस गार्ड को मानता हूं जिसने उसको पकड़ा। दूसरी बात, जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया चली, विकास दुबे के फरार होते उसके गाड़ी के ऊपर क्रेन चला रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। भाई मुझे सिर्फ वहां के DG साहब एक बार बता दें, कौन सी एक्ट, कौन से भारतीय कानून के तहत ये कार्रवाई की गई? आपने अच्छा किया, आपने पब्लिक का माइंड डाइवर्ट किया, उनके मकान को तोड़कर, उनकी गाड़ियों को तोड़कर, या जो भी आपने किया। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पर यह बता दो, कौन से कानून के तहत, कौन से IPC की धारा के तहत ये कार्रवाई की गई? बिल्कुल जॉर्ज जी, एक सवाल और जो सबसे बड़ा सबके सामने आता है कि जब आत्मसमर्पण कथित तौर पर हो चुका था विकास दुबे का, तो उसके बाद जब उत्तर प्रदेश पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस उस अपराधी को सौंपती है, तो उस बीच भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, कोर्ट की तरफ से कोई जज की तरफ से कोई जजमेंट होनी चाहिए थी, या फिर एक ट्रांजिट रिमांड होनी चाहिए थी, जिसके तहत ये सब कुछ होता, दिशा निर्देश दिए। देखिए, जब भी कोई पुलिस अदर स्टेट की पकड़ती है तो उसके लिए सबसे मेन बात ये होती है कि व्यक्ति का ट्रांजिट रिमांड होता है, जज के पास पेश किया जाता है, दूसरी पुलिस आकर जज से उसको ले जाती है, बाकायदा मेडिकल होता है, मेडिकल कराया जाता है, और मेडिकल के बाद मुजरिम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्टेट के बॉर्डर तक उस स्टेट की जिस स्टेट में पकड़ा है उसकी ड्यूटी होती है। दूसरी बात, आपने बताया कि जी गाड़ी पलट गई, क्या आपकी एक ही गाड़ी थी? जो 4 आदमी थे वही STF के वहां गए थे, या और भी गाड़ियां थी? अगर और गाड़ी होंगी तो शायद 2-1 गाड़ी आगे होंगी, 2-1 गाड़ी पीछे भी होंगी। तो कोई अदर स्टेट से दूसरी स्टेट में मुजरिम जाता है तो उसको जज साहब के सामने पेश किया जाता है, जज साहब उसकी परमिशन देते हैं और उसका फिर मेडिकल होता है। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि देश और ये पूरा विश्व आज कोरोना से ग्रसित है, आप 5 आदमी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपको क्या पता उसको कोरोना हो? अगर बाई चांस उसको कोरोना हुआ तो आप तो उसे बिल्कुल चिपका के ला रहे थे, तो जो हमारे सिपाही और थे उनको ही कोरोना हो जाता। तो एक बहुत बड़ा रिस्क, विदाउट मेडिकल चेकअप के उसको आप ला रहे हैं, विदाउट मेडिकल उसको आपके घेर करके ले जा रहे हैं, तो आपने ये भी रिस्क नहीं लिया, कि ये भी नहीं सोचा कि ये रिस्क है बहुत बड़ा। तो मेरे ख्याल से उसका मेडिकल चेकअप वहीं होना चाहिए था, मेडिकल चेकअप होना, कोरोना टेस्ट होना चाहिए था, और अगर वो कोरोना ग्रसित पाया जाता तो कम से कम आप लोग अपनी सिपाहियों की सेफ्टी करते। आप तो सिपाहियों की भी जान पे खेल रहे हैं।
आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की इस वक्त भी बहुत बड़ी चूक हुई, बहुत बड़ी चूक है। पता नहीं किन किन लोगों के संपर्क में आया होगा, किन किन जगहों पर उसने वो गया होगा। हो सकता था वो कोरोना ग्रसित होता, अगर वो कोरोना ग्रसित होता तो जो 5 आदमी उसको लेके आ रहे थे वो तो बेवादे मारे जाते हैं, कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल इसका मेडिकल कराया नहीं कराया, उसको वहां से लाने से पहले उसका कोरोना टेस्ट कराया नहीं कराया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जॉर्ज जी, आप मानते हैं कि आत्मसमर्पण के दौरान हो सकता है वो मानव बम लगा के भी घूम रहा हो? अगर कोई इतना बड़ा अपराधी अपने आप को सरेंडर कर रहा है, पुलिस को बुला रहा है, किसी आम सिक्योरिटी गार्ड के आगे सरेंडर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो आदमी 8 पुलिस वालों को मार कर गया, हमारे देश के सिपाहियों को मार कर गया, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सपोज वो अपना आत्मसमर्पण कर रहा था और उसके पास कोई ऐसी चीज होती, कोई ऐसी वस्तु होती, कोई ऐसा वायरस होता जो उसे पकड़ता उसे लग जाता, तो वो एक बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा है। चाहे वो एमपी, जिस दिन उसे पकड़ा गया आपने देखा लोग उसे घिरे हुए थे, अरे भाई पता नहीं उसके पास क्या है क्या नहीं है। आप देख रहे हैं BHVC न्यूज।